हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम लोग। अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एकदम जोश में रहेंगे, जुनून में रहेंगे। ज़रा सा भी जोश में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बातों को देखा गया है कि अच्छे अच्छे तैराक जो है किनारे में आके प्राय डूब जाता है, क्योंकि उनके मन में ये फीलिंग्स होता है अब क्या किनारा आ गए, अब थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा सा आराम कर लो। और जैसे अपनी ताकत लगाने कम करते हैं तो वो पानी में डूब जाते हैं और नीचे जाके दलदल में फंस जाते हैं, किनारे में भी आके उनकी मौत हो जाती है। तो यदि बात को ध्यान रखेंगे, हम लोग एकदम किनारे में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से तैयारी हम लोग की हो रही है, बस किनारे में थोड़ा सुस्त नहीं होना है। ये मेरा आपसे एकदम प्यारा प्यारा सा रिक्वेस्ट है। जिस जुनून से लगातार 1 महीने से लगे हैं, ये जुनून लास्ट एग्ज़ाम फाइनल दे के ही ये जुनून को कम करना है। ये मेरा आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट करें। क्या आप लोग मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं? या सर, एकदम इसमें आपको सोचना नहीं है, बस आप लगे रहिए। हम लोग भी 100% एनर्जी से लगे हुए हैं, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए, मैं उसी उम्मीद पर हूँ और उसी उम्मीद पर मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। तो चलिए, आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बोर्ड 2022 की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रिवीजन क्लास में आप सभी बच्चे प्रेजेंट हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन प्राय आता है कि लेंस, कोई भी लेंस है, उस लेंस को यदि मैं हवा में रखा हूँ तो उसका फोकल लेंथ कुछ होगा, उसका पावर कुछ होगा। और यदि उसको किसी अन्य माध्यम में लेके चले जाएं, तो हवा के अलावा और कोई माध्यम यदि चुने तो ये तो मानेंगे कि सब सघन माध्यम होगा। चाहे कोई भी दूसरे माध्यम में लेके चले जाएं तो सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो क्या डेंसर मीडियम में ले जाने पर उस लेंस में क्या क्या चेंज हो सकता है? तो सुन लीजिएगा गौर से। उस लेंस के फोकल लेंथ में चेंज होगा, उसके पावर में चेंज होगा। अब चेंज में 2 बातें, बढ़ेगा या घटेगा। तो याद रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा बढ़ेगा। हवा से यदि किसी दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा और उसका पावर डिक्रीज करेगा, क्योंकि पावर P = 1/f। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज होता है उसका पावर डिक्रीज करता है, तो पावर डिक्रीज करेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा। यदि वाटर है और वाटर में ले जाके रखते हैं लेंस को, तो वह लेंस का फोकल लेंथ 4 टाइम्स 4 गुना बढ़ जाएगा और उसका पावर 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पावर डिक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, कुछ ऐसा लिक्विड है, मीडियम है, जिसमें फोकल लेंस अपना नेचर नहीं बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे मीडियम है जहाँ पर लेंस अपना नेचर भी बदल लेता है। नेचर बदलने का मतलब, कॉन्वेक्स लेंस कनकेव जैसा बिहेव करेगा और कनकेव लेंस कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करने लगता है। वहाँ कहाँ होता है, कब होता है, वो विचार करेंगे। अभी यदि लेंस हमारे पास है हवा में, तो उसका सराउंडिंग हुआ रेयर मीडियम और लेंस का सबस्टांस हो गया डेंसर मीडियम। लेकिन बेंजीन एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के सबस्टांस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है। उसमें यदि बेंजीन मिला के लेंस को डुबा दिया जाए तो लेंस का जो सबस्टांस है वह रेयर मीडियम बन जाएगा और वो जो सराउंडिंग होगा बेंजीन वो हो जाएगा डेंसर मीडियम। वैसे केसेस में वह लेंस यदि कॉन्वेक्स है एयर में, तो उस लिक्विड बेंजीन में जाके वो क्या बन जाएगा, कैसा कि बिहेव करेगा, कनकेव बिहेव करने लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी लिखने आ सकता है। तो किसी लिक्विड में लेंस को डुबाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो ये बातें आपको याद रखना है कि नेचर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम में उसको डालते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से
कम है या अधिक है। यदि कम है तो नेचर चेंज नहीं होगा, यदि अधिक है तो नेचर चेंज होगा। अब फोकल लेंथ तो दोनों केस में बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, घटेने का कोई चांस नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस का सब्सटेंस जो होगा, पदार्थ होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 है, मान लेते हैं, और उसको दूसरे मीडियम में ला के डुबाएंगे, उस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही रहेगा, तब उसके नेचर में क्या चेंज होगा और उसके फोकल लेंथ क्या हो जाएंगे। सर, लेंस अपना नेचर को ही खो देगा, लेंस अपना लेंस जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तब वो क्या व्यवहार करेगा? सिंपल ग्लास की तरह प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? जल्दी सोच के बताइए, फोकल लेंथ जल्दी बताइए। वहाँ पर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आता था, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है आना तो नहीं चाहिए, जो प्रथा दिख रहा है। आ जाए तो अलग मुद्दा है, लेकिन आ जाए तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फार्मूला साहब आपको बताए थे, तो उसमें क्या था कि जब एयर में है कोई लेंस, तो इन एयर में है, तो फोकल लेंथ का फार्मूला 1/FA इक्वल टू A μg-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। लेंस मेकर फार्मूला यही है, इसको कहेंगे। आप कोई दूसरे मीडियम में यदि रखेंगे, इन एनी अदर मीडियम, तो ऐसे केसेस में फोकल लेंथ जो होगा 1/FM लिख देंगे, तो ये हो जाएगा M μg-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। सोचने के लिए फार्मूला आपको कहाँ से आ रहा है, फार्मूला को लाने के लिए आपको याद दिला दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को याद होगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं हम लोग। 1 में यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो FM ऊपर चला जाएगा आपका, FM/FA इक्वल टू हो जाएगा A μg-1/M μg-1। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के उपयोग से आप किसी भी मीडियम में लेंस को डुबाया जाएगा, तो वहाँ फोकल लेंथ कितना होगा, FM आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। FA आपको दिया रहेगा, FM निकालने कहेगा, डायरेक्ट इसको अप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको याद रखेंगे। चलिए, इसी बात से सारे बातों को यूज करके बताया गया था आपको। अब देखेंगे गौर से, अब यदि वाटर की बात हो कि वाटर में जो 4 गुना बताए थे, तो FW करेंगे, यहाँ W μg लिख देंगे और सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं ना, तो ये देखिएगा गौर से, FW/FA जो है, इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। सबका वैल्यू पुट करके देखिएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आ जाता है इस तरह से, FW इक्वल टू हो जाता है 4 इंटू FA। यही कंसेप्ट आपको है। और यदि बेंजीन ले लेते हैं, तो बेंजीन लेते हैं तो FB बेंजीन/FA बराबर हो जाता है -4.5, माइनस आ जाता है। जैसे ऐसा करेंगे ना, बेंजीन लेंगे तो माइनस में आ जाएगा रिजल्ट, और ऐसा आ जाने का मतलब हो गया कि सर नेचर ही बदल जाएगा। 4.5 इंटू FA हो जाता है। यदि लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो FA पॉजिटिव लेंगे, लेकिन FB का मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वो यदि कॉन्वेक्स लेंस हवा में है तो बेंजीन में जाके वो कॉन्केव जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ उसका निगेटिव आ जाएगा। लेकिन एयर में रखने के बाद, वाटर में लेना नहीं पाया, वह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसीलिए उसके फोकल लेंथ नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ 4 गुना होगा, नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप धड़ल्ले से जवाब दे सकते हैं। यही स्टेप आपको याद रखना है, डायरेक्ट ये स्टेप याद रखिएगा,
आपका वो सब प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंसों को कंबाइंड यदि करते हैं हम लोग आपस में, तो वो दोनों लेंस मिलकर एक लेंस जैसा व्यवहार करेगा, तो उसका समतुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो संभावना है, चूँकि सिंपल यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें यह भी क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा। तो चलिए हल्का सा आइडिया देता हूँ, ये याद करवा देता हूँ, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है, बहुत सिंपल वे में काम करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका अभी जो डिस्कशन हो रहा था, आपके सजेशन के अनुसार ये क्वेश्चन था 15 नंबर था, जो भी चर्चा हो रहा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सजेशन में, इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस कैसे निकालेंगे? व्हेन टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट टू ईच अदर, दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, तब कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे गौर से कि दो लेंस यदि कांटेक्ट में रखते हैं हम लोग, एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है तुम्हारा, इसका फोकल लेंथ मानिए f1, इसका फोकल लेंथ f2, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ऑप्टिकल सेंटर O1 O2 मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा गया है कि यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से रे जाएगा, सीधा नहीं जाके यहाँ से वो मुड़ेगा। सेकेंड लेंस, उसको लेंस है, ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है। सेकेंड लेंस एब्सेंट रहता है तो सीधा ये लाइन यहाँ आके कटेगा, यहाँ पर उसका इमेज बना देगा, I1 मान लेंगे। लेकिन सेकेंड लेंस यदि प्रेजेंट हो जाएगा तो वह उसको और मोड़ देगा और उसका इमेज फाइनली यहाँ बना देगा। तो ये पॉइंट हमारा A मान लीजिए, ये पॉइंट हमारा B मान लीजिए। तो B पॉइंट से आके लाइट रे मुड़ के यहाँ पर आ गया इधर इस तरह से, एक लाइट रे सीधा चला गया इस तरह से, तो फाइनल इमेज यहाँ बना। तो L2 एब्सेंट रहने पर, L2 एब्सेंट रहेगा तो क्या सोचिएगा आप? एब्सेंट रहने पर जब L2 एब्सेंट है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि सर वो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका इमेज कहाँ बनना था? I1 पर। तो यदि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U मानते हैं, इसका इमेज डिस्टेंस V डैश मान लेते हैं, लेकिन सेकेंड लेंस के लिए यह इमेज डिस्टेंस हो जाएगा V। तो L2 लेंस एब्सेंट रहने पर L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए हम लोग विचार करें बाबू लोग, तो हम लोगों के लिए पाएगा लेंस फार्मूला से, लेंस फार्मूला से यदि सोचने के लिए कहा जाए तो हम लोग कहेंगे, सर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या लिया? U। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? V डैश। फोकल लेंथ क्या हो रहा है? F1। तो मैं कहूँगा 1/V डैश माइनस 1/U बराबर क्या होगा? 1/F1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। अब देखिएगा, एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर सोच है, कंसेप्ट है, उसको ध्यान से याद रखिएगा। अब कहता है L2 लेंस प्रेजेंट होगा, L2 लेंस के प्रेजेंटेशन में, के उपस्थिति में, जब L2 लेंस प्रेजेंट हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, तो L2 लेंस
इस I1 का इमेज जो है वो कहाँ पर बना देता है, तो I1 L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट जैसा व्यवहार करता है, जिसका इमेज कहाँ बन जाता है, I पर इमेज बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर L2 लेंस के उपस्थिति में L2 लेंस के लिए तुम्हारा जो है I1 ऑब्जेक्ट जैसा व्यवहार करता है ना। I1 बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर L2 लेंस, जैसा व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में हम प्यारे बच्चों, और उसका इमेज कहाँ बनता है, I पर इमेज बनता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला से यूज करेंगे तो हम लोग लिख देंगे 1/v माइनस 1/v डैश। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लेंगे, v डैश, इमेज के स्थान पर क्या होगा, v, और फोकल लेंथ आपका क्या है, 1/f2 है फोकल लेंथ। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाता है। अब आप क्या करोगे, दोनों लेंस को कंबाइन कर दो, दोनों लेंस को या दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस कर देंगे इक्वेशन 2। तो ऐसा कर देने से आप लोग मनी में देख लो फटाफट क्या क्या कैंसिल हो जाने का चांस है। 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो हो जाएगा यहाँ पर कौन सी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 3 आपका बन जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसको ध्यान में रखा आपने, बहुत अच्छा बात। अब देखिए कहता है कि दोनों लेंस मिलकर पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज I पर बनाया। अकेला नहीं किया, दोनों ने मिल के किया, दोनों का इफेक्ट उस पर है, दोनों का प्रभाव वहाँ पर है, तब इमेज I पर बना है। लेकिन दोनों लेंस को रिमूव कर दें और उसके जगह कोई एक सिंगल लेंस को रखें, और सिंगल लेंस को रखने के बाद यदि दोनों लेंस, वो सिंगल लेंस भी I पर ही इमेज बना दे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह एक सिंगल लेंस इन दोनों लेंसों का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट लेंस। अब उस इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसी को कहते हैं समतुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ L1 L2 टू लेंसेस। L1 L2 दो लेंसों का वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाएगा। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जरा सा। दोनों लेंस को रिमूव कर देते हैं, दोनों लेंस को रिमूव करके एक सिंगल लेंस यूज करते हैं। फॉर ए सिंगल लेंस यूज करते हैं। तो सिंगल लेंस जो यूज करते हैं, क्या सोचा गया उसके बारे में, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज वो I पर बना देता है। तो यदि उसका इमेज वो I पर बना रहा है तो ये डिस्टेंस आपका था v और ये डिस्टेंस आपका माना जाता है u। तो इस लेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस। क्या कहेंगे इसको, इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे, इक्विवेलेंट लेंस इसको कहेंगे हम लोग, राइट। इस इक्विवेलेंट लेंस के बारे में ध्यान दीजिएगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा। अब न्यूमेरिकल आता तो पूछता, लेकिन हम लोग 100% नेगेटिव तो नहीं मानेंगे, नहीं है आ सकता है, ऐसा सोचना भी हम लोग का भूल होगा। तो कोशिश रहेगा कि पूछ देगा तो तैयार है हम लोग, इसलिए इस फार्मूला को रिपीट किया जा रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ आगे कैलकुलेशन करने में हमको मदद मिलेगा यहाँ से। और इसके फोकल लेंथ को f होगा, इसी को कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसको मानेंगे। तब ऐसे केसेस में यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं हम लोग। अब 3 और 4 को कंपैरिजन करेंगे तो 3 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आपका जवाब हो जाता है यहाँ पर। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सर मोर देन 2 भी लेंस हो सकता है,
दो से अधिक लेंस भी हो सकता है। तो यदि दो से अधिक लेंस होता तो हम लोग वहाँ पर क्या करते, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मोर देन 2 लेंस यदि होता। हालांकि यहाँ से इसको डायरेक्ट याद रखना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो हम लोग याद रखेंगे F1 इंटू F2 बाय F1 प्लस F2, डायरेक्ट ही कंसेप्ट को याद रखेंगे। और तब यहाँ पर से पावर P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। दो लेंस को कंबाइन करते हैं, दोनों लेंस P1 और P2 मिलकर एक लेंस जैसा व्यवहार करेगा, एक लेंस बन जाएगा। तो वो जो एक लेंस बनेगा वो एक लेंस कैसा व्यवहार करेगा, तो यहाँ समझना है कि वो एक लेंस कैसा व्यवहार करेगा। तो दो तरह से यहाँ पर ध्यान देना कि यदि ये कॉन्वेक्स रहेगा तो पॉजिटिव होगा, ये कॉनकेव रहेगा तो निगेटिव रहेगा। अब इसमें देखना कि किसका पावर अधिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा। P1 और P2 दो, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव लेंस है, दोनों को कंबाइन करते हैं, इक्विवेलेंट लेंस किस नेचर का होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, या दोनों जैसा व्यवहार कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पूछने का चांस रहेगा नहीं। अब वो डिपेंड करेगा इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर, किस पर बिहेव करेगा। यदि ये -5 रहेगा और ये +3 रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, +2 और -2, तो -2 हो जाएगा। और यदि ये +5 रहेगा -3 रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉनकेव और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स। तो ये डिपेंड करेगा आपका कि क्या यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या है। तो यदि दो लेंसों को कंबाइन करेंगे और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है तो किसके जैसा व्यवहार करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों जैसा। क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉनकेव भी कह सकते हैं और कॉन्वेक्स। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दिया रहेगा तब तो हम लोग को डिसाइड कर लेना होगा यहाँ से, तब उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। राइट, चलिए ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 लेंसेस हैं जिसका फोकल लेंथ कुछ न कुछ दिया रहेगा, -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, +30 cm, तीनों को कंबाइन किया तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का पावर कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। हो सकता है कि यदि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहेगा छोटा तो ये सब क्वेश्चन एकदम बनता है, आपके पूछने लायक बनता है, पूछ भी सकता है। तो वहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ देगा, मोर देन 2 लेंस रहेगा, सिंपल बुद्धि नहीं लगाना है, जैसे एकदम सिंपल अलजेब्रा की तरह उसको ऐड कर देना है, इस तरह से हो जाएगा आपका। और पावर लिखने कहेगा तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट प्लस Pn हो जाएगा। ये सब बात हम लोग कर देंगे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इसके आगे चल जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। यदि आप कोई बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो ले लीजिए जल्दी से, और छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करेंगे मच्छर बन जाएगा। पीछे छुट्टियां गया था आप लोगों का। हो गया, एकदम फोटो शूटिंग शुरू हो जाता है ना रे। और अब हम लोग एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, प्रिज्म के कुछ क्वेश्चन है उस पर चले जाते हैं।
ठीक है ना। प्रिज्म में एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका है लॉन्ग में, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्थापित करें। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सबस्टेंस ऑफ प्रिज्म का सिंबल होता है म्यू। म्यू के लिए फार्मूला आपको जानना है। तो प्रिज्म से रिलेटेड जो बातें पूछा जाता है, आइए हम लोग प्रिज्म पर गप शुरू कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए फार्मूला, तो इसमें क्या सब चीज़ जानना है। सबसे पहला हम लोग जानिएगा कि किसी भी प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, जल्दी बताइए। किसी प्रिज्म में टोटल 5 सरफेस होते हैं, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं इसको, जिसे नाम दे दीजिए ए बी सी। ये प्रिज्म का नाम हो गया ABC। उसका फ्रंट वाला फेस देख रहा है उन लोग को, ए लिखते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको। और AB सतह और AC सतह जो है सरफेस है, उसको कहते हैं अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसको बोलते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि कोई एक ही कलर के लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, कोई एक ही लाइट कलर का लाइट है, वो लाइट इस तरह इंसिडेंट हो रहा है, तो सीधा वो नहीं जाकर वो इस तरह से होता है और फिर मुड़कर इधर चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे गौर से इसका। यदि इसको हम बैक करें थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाया ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है ये, एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं हिंदी में, विचलन कोण। यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना कीजिए, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना कीजिए, तो ये एंगल कहलाता है R1 और ये एंगल कहलाता है R2। और एक्चुअली ये लाइट जाना चाहिए था सीधा इधर, ये जाना चाहिए था सीधा इधर, लेकिन मुड़ के इधर जाता है, तो एंगल E से डिनोट करते हैं। और इसको किसे करते हैं, I से। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं इसको। ई को हिंदी में कहते हैं निर्गत कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण I, और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं। ये सब बातें हमको याद रखना है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग को कहेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। किसी भी प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन का शर्त। न्यूनतम विचलन का शर्त क्या है, आइए इस शर्त को देखें हम लोग। न्यूनतम विचलन का शर्त, इसमें पहला बात है कि सर ये R1 और R2 क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। I इक्वल टू E होना चाहिए, एक बात है। दूसरा बात है कि R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन हुआ, एक बात हुआ। दूसरा R1 और R2 ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि दोनों इक्वल होता है तो हम लोगों के पास देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रूफ होता है एंगल ऑफ प्रिज्म एक जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर एक होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, इन सब के बीच एक रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। कोई भी प्रिज्म लेते हैं, उस प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो डेल्टा बराबर इतना होता है। तो ये सारी फार्मूला किसी प्रिज्म के लिए बेसिक बातें हुआ जो आप लोगों को हमेशा दिमाग में सेट रखना है। ये एक फार्मूला अलग हो गया, ये फार्मूला अलग हो गया, दो फार्मूला हो गया प्रिज्म के लिए, और कंडीशन तुम्हारा ये दोनों हो गया। इतना चीज़ यदि जान गए, इतना चीज़ याद रहेगा हमको। अब देखिए इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने फार्मूला से निकल निकल आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमको देखना कि इस प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होगा, इस म्यू के लिए फार्मूला हम लोग को देखना है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर से देखेंगे। या पहले फिगर एक बार देखना होगा। अब जरा सा बाबू लोग ध्यान देना यहाँ पर। सर यहाँ पर जो प्रिज्म है और प्रिज्म का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग चारों तरफ जो है उसको हम लोग मान लेते हैं मीडियम 1, और इसको मान लेते हैं रेयर मीडियम, क्या मान लेते हैं, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं, μ1। और प्रिज्म के अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मीडियम 2 मानते हैं, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं, μ2। μ2 को बाद में म्यू मान लेंगे, अलग बात है, उसी म्यू के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, ए बी है। इस सरफेस का नाम क्या है, ए बी। यहाँ से स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो हम लोग क्या लिखोगे, 1 μ2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। कर सकते हैं, तो आर की जगह क्या लिखते हैं, R1 लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से 1 μ2 को हम लोग लिखेंगे μ2 बाय μ1। ये हम लोग याद है, 1 μ2 को क्या लिखेंगे, μ2 बाय इक्वल टू साइन आई और साइन आर। आई को हम लोग क्या कर सकते हो, ये कंडीशन को ध्यान देना, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे इन दोनों फार्मूले पर। तो यदि यहाँ पर फार्मूला पर अप्लाई कर दें, R1 R2 इक्वल है, तो इस दोनों को कोई एक ही सिंबल हम मान लें, या R1 प्लस R1 लिख सकते हैं कि नहीं, R1 प्लस R1 मतलब क्या हो जाएगा, 2R1। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 2R1। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे R1 बराबर A/2 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जहाँ R1 हुआ वहाँ A/2 लिख सकते हैं हम लोग, या सर लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। और साइन आई, अब डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए। यहाँ पर डेल्टा का मान मिनिमम कहेंगे तो डेल्टा M लिखेंगे। तो डेल्टा M इक्वल टू I प्लस ई। I और E दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी I लिखेंगे, माइनस ए के स्थान पर हम लोग ए ही रहने दीजिए। तो गौर से देखिए, ये 2I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये 2I हो जाएगा। इसको डिलीट करके हम लोग यहीं पर 2I लिख देते हैं, लंबा गप नहीं करना है, 2I कर देते हैं। तो 2I करेंगे तो यहाँ से आपका I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा M/2 हो जाना चाहिए कि नहीं। गौर से देखो, तो ए इधर आके प्लस हो जाएगा और बाय 2 हो जाएगा, तो ए प्लस डेल्टा M/2 ये तुम्हारा हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, इस फार्मूला से मैंने R1 सोच लिया, इस फार्मूला से मैंने I सोच लिया। I R1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हमारा जो प्रिज्म के सबस्टांस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से μ2 बाय μ1 इक्वल टू साइन I। तो साइन I के बदले लिख देंगे ए प्लस डेल्टा M/2 बाय साइन A/2, ये हो जाएगा। अब आप μ2 को क्या लिख देने के लिए बताए थे, μ2 को म्यू मान लीजिए। तो यहाँ
से तुम्हारा रिजल्ट आ गया म्यू। और यदि म्यू वन को क्या मान लेंगे, वन। कब मानेंगे, एयर होगा जब तब। यदि प्रिज्म को हवा में रखे हैं तो म्यू वन बराबर क्या ले लेंगे, वन। तो म्यू बाय वन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू बाय साइन ए बाय टू। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लॉन्ग क्वेश्चन में था उसका ये फार्मूला जवाब हो गया आपका। अब इतना सा सुनने का मतलब है कि प्रिज्म का जो बेसिक नॉलेज है सब इतने के अंदर छुपा हुआ है। प्रिज्म से रिलेटेड जितना भी गप होता है सब यहीं से निकलता है। अब एक और फार्मूला होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, फॉर ए थिन प्रिज्म। इसी में यदि गलती से पूछ देता कि थिन प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण का मान बताइए, थिन प्रिज्म से, तो जैसे थिन प्रिज्म बोलेंगे ना, हम लोग क्या करोगे, साइन आई को आई कर दोगे, साइन आर को आर कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। वो आई आर ये सब बहुत स्मॉल हो जाएगा फॉर थिन प्रिज्म। और वहाँ से जो डेविएशन होगा वो डेविएशन नेचुरली मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम डेविएशन होगा। इस कंसेप्ट को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करके तब फिर इसको लिख कर यहाँ से साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख कर हम लोग वहाँ से काम कर देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर से 2 लाइन पर बढ़ाऊँगा, हो जाएगा मेरा काम। आइए जैसा पूरा करके तब एक के बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। आपसे पूछ देगा, सारा काम इतना करना ही पड़ेगा। सब चीज़ करने के बाद तब हम लोग कहेंगे डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म से विचलन, पतले प्रिज्म से विचलन। तो ये फॉर्मूला होता क्या है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सर ये कहाँ से आ जाएगा, तो कहाँ से आ जाएगा, तो इसमें बहुत विशेष नहीं है। ये सारी बातों को यूज करना है हम लोगों को। इन सभी बातों को यूज करते हुए हम आगे आएंगे। इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ये बात यूज करेंगे, इसको लिखेंगे। अब उसके बाद तब इसको यूज नहीं करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 म्यू 2 इक्वल टू, हाँ, साइन आई बाय साइन आर तक तो आएंगे। तब हम लोग कह देंगे फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर। बस ना 1 नहीं होगा, ले रे, अब ये मुर्गा बन चुकी है। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर लिखेंगे, यूज करेंगे। म्यू 2 को म्यू कहा, म्यू 1 को 1 कहा, आई को तुम लोग कह दोगे ए प्लस डेल्टा बाय 2 बाय ए बाय 2। यहाँ डेल्टा एम लिखने का कोई ज़रूरत, क्योंकि थिन प्रिज्म है तो वहाँ पर डेविएशन मिनिमम नेचुरली है, वहाँ डेल्टा एम लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो वैसे केसेस में यहाँ से सॉल्व करिएगा, तो ये लाइन आपको मिल जाएगा। सिर्फ सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, बाय 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ए बाय ए 1 हो जाएगा, डेल्टा बाय ए इधर अपना सॉल्व करके ये हो जाएगा। समझ में आता है। तो प्रिज्म से के लिए प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हो गया कंप्लीट। प्रिज्म से किसी भी लाइट रे का मिनिमम डेविएशन कितना होगा उसके लिए, और किसी भी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बराबर आई प्लस ई इंटू ए माइनस ए। ये फार्मूला आपका निकल गया। तो इतना हुआ तुम्हारा प्रिज्म से एकदम बेसिक बात। अब आइए गौर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चेंज हो जाएगा और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसको जानने में एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, आप गौर करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हिंदी मीडियम वाले सजेशन में है 18 नंबर।
18 नंबर इंग्लिश में भी वही होगा, एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर हिंदी में है कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता। वो दोनों बात डिस्कस करके तब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे और वो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। 18 नंबर को टच करेंगे, 5 उसके साथ होगा। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो दोनों को एक साथ लेके हम चलते जा रहे हैं। एक साथ दो काम आपका यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने? सर एक बार छोटा कर दीजिए ना सर। हाँ छोटा कर दीजिए सर, ले लेंगे। नहीं हुआ, और एक बार करना पड़ेगा। कहाँ बड़ा हो रहा है? नहीं होता रे, इसका नियम अलग है। हो गया? अच्छा, हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं, 10 तरह का लोग है। ए रे या कर वो समय और दूसरा काम नहीं है, जल्दी करा नहीं। सब आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, कॉपी में सब चीज लिखा हुआ है। बस सिर्फ ये डिस्कस करने का मतलब है आपके दिमाग में सोचने का क्षमता तेजी से बढ़ जाए बस। और ये नहीं कि नोट्स बनाने का हमको जरूरत अब नहीं है, ऑलरेडी ये सब आपके कॉपी में पहले से प्रेजेंट है, सब एकत्रित किया हुआ है। हाँ, एक डिस्कशन सुनने के बाद ताज़ा हो जाता हो, अच्छा यहाँ यही सोचना था। आपको रूम में दोबारा मेहनत करने में शुरू से जीरो से नहीं पढ़ना पड़ता है। लगता है कि नहीं अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब इसके आगे बढ़ना है। अब बाकी गुरुजी को जितना मेहनत करना करते रहिए गुरुजी, बचवा लोग तो मस्ती करवे करेंगे हम लोग। चलिए शॉर्ट में, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करेंगे, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 है जिसका चर्चा अभी कर रहे हैं। उसमें है 2 शब्द है, एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसमें हमको जानना है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये 2 टर्म है। एंगुलर डिस्पर्सन डिनोटेड बाय थीटा, यह डिनोटेड बाय ओमेगा। याद आया कुछ? यस सर। तो रेड कलर का डेविएशन, येलो कलर का डेविएशन, वायलेट कलर का डेविएशन का जो सिंबल होगा वो सिंबल अलग अलग होगा। जैसे हम लोग बात करें फॉर रेड कलर, फिगर भी बनाएंगे आपको। फॉर रेड कलर के लिए बात करो तो डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। फॉर वायलेट कलर तो डेल्टा भी इक्वल टू, बोलो बोलो, हाँ मेरे साथ बोलिए तो ना मजा आएगा। फॉर मीन, मीन किसको बोलते हैं? येलो कलर के लिए तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या है बाबू लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। अब यहाँ पर जो कहा गया है एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा किसको बोला गया है? तो थीटा बोला गया है 2 एक्सट्रीम कलर के बीच का जो एंगल होगा। एक्सट्रीम कलर रेड और वायलेट को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? रेड और वायलेट को। तो रेड और वायलेट के बीच का जो एंगल है वही है एंगुलर डिस्पर्सन डिनोटेड बाय थीटा, तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। अच्छा ये बताओ, इसमें से डेल्टा भी, डेल्टा आर, डेल्टा, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ना
किस कलर का डेविएशन अधिक होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी सिंपल। किसका? येलो कलर। रीजन बताइए, येलो का डेविएशन सबसे अधिक क्यों हुआ? नहीं, येलो का सबसे अधिक थोड़े होगा। किसका? आप लोग तीर छोड़ रहे हैं, लग जाए तो लग जाए। लेकिन तीर आप लोग का लगा नहीं रहा। अच्छा एक बात कहे, 3 गो था आप लोगों के पास वर्ड। एक बार ये येलो को नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं सर, रेड को नहीं, एक बचवे किया वायलेट, हो ही जाएगा। है सही बात भी है, जरा सा आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा दिमाग में याद दिलाना होगा। नहीं होता है कभी कभी, मेमोरी स्लिप होता है, यही ना। अच्छा चलो अपनी बात देखते हैं। हाँ आगे बढ़े सर। इसमें से देखा जा रहा था ना कि लेमडा का वैल्यू रेड के लिए, लेमडा वेवलेंथ सबसे बड़ा, लेमडा हुआ येलो के लिए, और वो सबसे छोटा होगा वायलेट के लिए। ये लगभग 7800 एंगस्ट्रम होता है, 7800 एंगस्ट्रम, और ये लगभग 3900, लगभग 4000, राउंड फिगर में बोले 4000 एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका म्यू का वैल्यू कम होता है। तो म्यू का वैल्यू कम, सॉरी म्यू आर लेस देन म्यू येलो लेस देन म्यू भी। और अब देखो ये फार्मूला बताने के लिए तैयार है, जिसका म्यू बड़ा डेल्टा भी बड़ा, जिसका म्यू छोटा उसका डेल्टा भी। तो प्यारे मोहन लोग गौर से देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग आराम से कह देंगे यहाँ पर कि सर डेल्टा आर लेस देन डेल्टा, खाली डेल्टा भी लिख दो चलेगा, और डेल्टा भी। सबसे अधिक डेविएशन किसका हुआ? वायलेट कलर का। वायलेट का डेविएशन सबसे अधिक और सबसे कम डेविएशन रेड का। तो रेड और वायलेट कलर के बीच जो एंगल बनता है उसी एंगल को बोला गया यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो आप लोगों के पास ये क्लियर कंसेप्ट है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, वहाँ पर सॉल्व करोगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। ये होगी आपका एंगुलर डिस्पर्सन। अब आइए दूसरा बात, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर हो जाता है कि सर मीन कलर का जो डेविएशन होगा, ध्यान दीजिएगा गौर से, मीन कलर का डेविएशन डेल्टा है और पूरा एंगुलर डेविएशन कितना है? थीटा है। तो जब सर मीन कलर का डेविएशन डेल्टा है तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना है? थीटा। तो यह जब यूनिट होता तब ये कितना होता? थीटा बाय डेल्टा हो जाता। तो मीन कलर का डेविएशन यदि यूनिट है, उस समय जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है उसी को कहा गया है डिस्पर्सिव पावर, और इसको डिनोट किसे करते हैं? ओमेगा से। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा बाय डेल्टा। तो यहाँ पर से हम लोग ओमेगा के बारे में सोचें तो डेल भी माइनस डेल आर बाय डेल, और सबका वैल्यू पुट कर दो तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका ओमेगा इक्वल टू आप कर देंगे सर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। अब एक चीज़ ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म के सबस्टांस का जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन सा सही जवाब होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और मेरे टेस्ट में भी रहेगा। एक क्वेश्चन आउट हो गया।
और क्वेश्चन नंबर के मम रहेगा ये, वो तो अभी हमको याद नहीं है। तो ये हुआ। अब देखो गौर से, आपने अभी क्या देखा यहाँ पर, म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर। तो बड़ा में छोटा चीज़ को घटाएंगे तो कभी माइनस होगा, बड़ा होगा। अब म्यू म्यू म्यू, ये म्यू भी जो होगा वो 1 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है, ओमेगा ऑलवेज पॉजिटिव, ओमेगा ऑलवेज पॉजिटिव, या निगेटिव होने का कोई चांस नहीं। हाँ लेकिन क्या है, हाँ यूनिटलेस डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता होता है, यूनिटलेस भी इसको बोला जाता है, डायमेंशनलेस भी बोलेंगे। चलिए, ये था आपका एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, और ये दोनों जानने के बाद, दोनों को याद करने के बाद, तब हम लोग वो क्वेश्चन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, वो है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के शर्त ज्ञात करें। फाइंड द कंडीशंस फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ये क्वेश्चन आपको चांस है, विचलन वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। अब देखिएगा गौर से, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाने का, एकदम शॉर्ट में समझने का, कि सर कोई एक सिंगल प्रिज्म लेंगे, तो सर सिंगल प्रिज्म में डेविएशन के साथ साथ डिस्पर्सन होगा ही, किसी को रोक, डेविएशन भी होगा और डिस्पर्सन भी होगा। डेविएशन किस बात पर डिपेंड होता है, डेविएशन डिपेंड होता है किस पर, डेल्टा पर। ये डेल्टा का वैल्यू यदि 0 हो जाए, मतलब मीन कलर का डेविएशन, येलो कलर का डेविएशन 0 हो जाए, तो वहाँ पर कहेंगे डेविएशन नहीं हुआ। और थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू यदि 0 हो जाए, तो कहेंगे वहाँ डिस्पर्सन भी नहीं हुआ, क्योंकि रेड कलर और वायलेट कलर के बीच एंगल नहीं बनना। एंगल नहीं बनना मतलब पैरेलल हो जाना, पैरेलल हो जाने का मतलब वो सभी कलर मिलके व्हाइट लाइट बन जाएगा, श्वेत प्रकाश बन जाएगा, तो कलर दिखेगा नहीं, तो हो जाएगा कौन सी, डिस्पर्सन नहीं होना। तो डिस्पर्सन नहीं होने के लिए थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए, डेविएशन नहीं होने के लिए डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए। सुन पाया आपने। तो आपको क्या नहीं होने के लिए शर्त पूछ रहा है, डिस्पर्सन नहीं होना है वहां पर, डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन नहीं होना मतलब थीटा का मान क्या लेना सोचना है, 0, और डेविएशन हो इसका मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो सर कहा ना, एक सिंगल प्रिज्म में डेल्टा भी कभी 0 नहीं होता है और थीटा भी कभी 0 नहीं होता है, एक सिंगल प्रिज्म में। तब कहा कि उसको प्राप्त करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करना पड़ेगा, प्रिज्मों का संयोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिज्मों का संयोजन। 2 प्रिज्म लेंगे और दोनों प्रिज्म को एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, संयोजित करेंगे। तब उसमें क्या क्या सोचना होगा, का 2 प्रिज्म को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए दोनों प्रिज्म का सबस्टांस डिफरेंट होना चाहिए। सबस्टांस डिफरेंट होंगे तभी दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा। एक चीज, दोनों प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म ए का मान अलग अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग पदार्थ का होना चाहिए, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म ए का मान अलग अलग होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे से संयोजित करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के रिवर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवर्स, मतलब बेस उल्टा होना चाहिए। एक प्रिज्म का बेस यदि नीचे है तो दूसरे प्रिज्म का बेस ऊपर होना चाहिए, और तब एक दूसरे को कंबाइन करेंगे और उस पर कोई व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वहाँ पर कोई एक ही घटना प्राप्त होता है। यदि डेविएशन होगा तो डिस्पर्सन नहीं होगा, और यदि डिस्पर्सन होगा तो डेविएशन नहीं होगा।
तब उसमें पूछ रहा अब ऐसा क्या कंडीशन लगेगा कि डिस्पर्सन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा, उसके लिए कंडीशन प्राप्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो ये हुआ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड। आइए हम लोग उस पर थोड़ा हाईलाइटेड करें, उसको फोकस करें और आगे बढ़ेंगे। ये खत्म हो जाएगा बात। ए रे लला, स्क्रीनशॉट के लिए तुम व्याकुल क्यों है रे? पूरा कॉपी तुम्हारे पास है और जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं हिंदी मीडियम वाला, तो आंसर हो है इसका जो जो पूछ रहे। नहीं छोट कहाँ दिया, भीख मांगे कमी व्यवस्था कर रही होला है तो होगरा हो गए व्यवस्था दे दिलिए तोरा नहीं हुआ पर नहीं रुको, आइए गौर से जल्दी से शॉर्टकट में देखिए। कंडीशंस फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसमें ध्यान देना है कि दो तरह का प्रिज्म लेंगे। एक प्रिज्म क्राउन ग्लास का लीजिए, दूसरा ग्लास फ्लिंट ग्लास का लीजिए। सी क्राउन ग्लास प्रिज्म, एफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, दोनों अलग अलग पदार्थ हो गया। क्राउन ग्लास और ये हो गया तुम्हारा फ्लिंट। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए लीजिए, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 8 ले लीजिए, दोनों एक दूसरे का रिवर्स हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। एंगल ऑफ डेविएशन इसका ले लीजिए डेल्टा, इसका ले लीजिए डेल्टा डैश। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसका ओमेगा डैश। इसका एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, इसका थीटा डैश। ये सारे सिंबल चुन लिया मैंने। अब चुनने के बाद मैं आपको दोनों के लिए सोचता हूँ, तो दोनों के लिए सोचता हूँ। यहाँ पर हो गया क्राउन ग्लास के लिए, इधर सोच रहे हैं किसके लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए। तो क्राउन ग्लास में रेड कलर के लिए डेल्टा आर बराबर म्यू आर -1 इंटू ए। इसमें रेड कलर के लिए डेल्टा आर डैश इक्वल टू म्यू आर डैश -1 इंटू ए डैश, इतना सोचेंगे। फिर मीन कलर के लिए डेल्टा, इसमें हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए। इसके लिए हो जाएगा डेल्टा डैश इक्वल टू म्यू डैश -1 इंटू ए डैश। देखते जाइएगा फटाफट। इसमें फिर आ जाएगा वायलेट कलर के लिए डेल्टा भी बराबर म्यू भी -1 इंटू ए। इसमें वायलेट कलर के लिए हो जाएगा डेल्टा भी डैश बराबर म्यू भी डैश -1 इंटू ए डैश हो जाएगा। इतना बात सोच लिए। इसका एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बराबर हो जाएगा आपका म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। इसका थीटा डैश इक्वल टू हो जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू -1। तो यहाँ से हम लोग म्यू भी माइनस म्यू आर बराबर कर देंगे म्यू -1 इंटू ओमेगा। ये हमको ज़रूरत पड़ जाएगा, ऐसा यूज करेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे सर ओमेगा डैश इक्वल टू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू डैश -1। इतना चीज़ सोचेंगे तो यहाँ से हो जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू म्यू डैश -1। इतना चीज़ हम लोग लगातार दोनों प्रिज्म के लिए सब चीज़ अलग अलग सोच लिए। अब तुमको देखना है, क्या देखना है, गौर से देखोगे बाबू लोग,
विदाउट डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण रहित, वर्ण विक्षेपण नहीं होना है, डिस्पर्सन नहीं होना है। तो एक प्रिज्म से डिस्पर्सन कितना हो रहा है, थीटा, दूसरा से एंगुलर डिस्पर्सन कितना है, थीटा डैश। कहता डिस्पर्सन नहीं होना मैंने दोनों का सम 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तो यहां पर हम लोग सोचेंगे क्या, फॉर नो डिस्पर्सन, ध्यान देखना गौर से, फॉर नो डिस्पर्सन, तो हम लोग कहेंगे थीटा प्लस थीटा डैश मस्ट बी इक्वल टू 0। थीटा और थीटा डैश का सम 0 हो जाना चाहिए। यदि दोनों का सम 0 होगा तभी वहाँ कह रहा है डिस्पर्सन नहीं होगा। तो थीटा और थीटा डैश दोनों को आप पहचान चुके हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ से हम कह सकेंगे ए डैश बाय ए इक्वल टू माइनस ए डैश रहने दीजिए, इसको इधर लाके भाग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा सर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। अब आपको कुछ देर पहले देखिए हम लिखे रखे हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर की जगह क्या लिखेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा, इसके जगह क्या लिखिएगा ये वाला, तो पुट कर दीजिएगा ए डैश बाय ए इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा बाय म्यू डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश। तो सर दिस इज द कंडीशंस फॉर विदाउट डिस्पर्सन। ये क्वेश्चन हो गया, ये 2 बोलो इसको, इसको 1 बोलो, ये 1 और 2 ये दोनों कंडीशन हो गया, ये प्राप्त कर लिए। तो उसमें एक लाइन लास्ट में देखिए क्वेश्चन में जोड़ा हुआ है, फाइंड टोटल डेविएशन। डिस्पर्सन नहीं होगा, सिर्फ डेविएशन होगा, उसके लिए कंडीशन आपको मिल गया कि ए डैश और ए का रेशियो इतना होना चाहिए। निगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ए डैश और ए एक दूसरे के रिवर्स होना चाहिए। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, मतलब दोनों के प्रिज्म का बेस उल्टा है, उल्टा मतलब एंगल रिवर्स होना चाहिए, माइनस साइन यही बता रहा है। ये एक बात हुआ। तो यदि डिस्पर्सन नहीं होने का कंडीशन निकल गया सर, तो कह रहा है कि तब टोटल डेविएशन होगा कितना, डिस्पर्सन तो नहीं होगा ठीक है, लेकिन टोटल डेविएशन कितना होगा, तो टोटल डेविएशन कितना होगा ये हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों को दिमाग में सोच रहना चाहिए। तो टोटल डेविएशन यहाँ से निकाल लेंगे सर, टोटल डेविएशन कुल विचलन कितना होगा, टोटल डेविएशन हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। डेल्टा बराबर क्या देखा आपने, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब यहां से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश टोटल डेविएशन ये हो गया बराबर म्यू माइनस 1 ठीक है रहने दीजिए इंटू ए, कॉमन ले लीजिए सबको, जैसे इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ बच जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये बच जाएगा सर आपका। अब देखो ए डैश बाय ए का कंडीशन ये है कि नहीं है, तो ए डैश बाय ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू माइनस 1 इंटू
ए डैश बाय ए डैश बाय ए की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ जाके। तो जैसे पुट करेंगे तो यहाँ माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा बाय म्यू डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली हमारा रिजल्ट हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा डैश। है तो सभी क्वेश्चन बहुत आसान, बशर्ते सभी चैप्टर का जो सभी टर्म्स का जो बेसिक चीज़ें होता है वो खोपड़ी में दौड़ने लगे ना तो ये सब क्वेश्चन फूस फास लगता है। वही है कि बेसिक चीज़ बच्चे के दिमाग से निकल जाए तो फिर सब लिखेंगे जब तो गाड़ी उल्टा पुल्टा होते रहेगा। तो चलिए, हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के पहले छोटा बेसिक कुछ चीज़ को पढ़ा, उसको अनुभव किया, देखा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो जिन जिन बच्चों को वही वीडियो लेना है ले लीजिए। हाँ मालिक, नहीं हुआ, 2 स्टेप में लीजिए, 1 स्टेप में नहीं होगा। चलिए इसको वीडियो बना लीजिए जल्दी से शॉर्टकट में। हो गया? प्लस है तो प्लस है, प्लस है तो आंसर में लास्ट में माइनस लिखाया था ना, लिखाया था माइनस है, लेकिन यहाँ पर छुटा था। पीछे वाला रह गया। ऑफ करो।